बिस्मिल्लाह अस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो साइंस की एट की साइंस जो है उसमें आज का टॉपिक हमारे बहुत आसान से हैं। एक है एसिड रेन और एक है डिफॉरेस्टेशन। तो एसिड रेन क्या होगी? नाम से जाहिर है कि ऐसी बारिश जिसमें क्या हो, एसिड हो। अब बारिश में एसिड कहाँ से आएगा? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने इंडस्ट्री चलाने के लिए, अपने व्हीकल्स चलाने के लिए, थर्मल पावर स्टेशन चलाने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? फॉसल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। और फॉसल फ्यूल क्या है? पेट्रोल, कोल और गैस। अब पेट्रोल, कोल और गैस जो है जब हम जलाएंगे तो इससे क्या होगा कि इसके एग्जॉस्ट से या चिमनियों से सल्फ़र के कंपाउंड और नाइट्रोजन के कंपाउंड क्या होंगे? ये बाहर निकलेंगे और ये नाइट्रोजन के कंपाउंड और सल्फर कंपाउंड धुएं के साथ मिलते हुए ऊपर चले जाएंगे और ऊपर कहाँ चले जाएंगे? ये बादलों में मिक्स हो जाएंगे। अब बादल जो है वो क्या है? वाटर वेपर से। तो ये वाटर वेपर के साथ जब ये कंपाउंड मिलेंगे सल्फ़र के और किसके? नाइट्रोजन के, तो ये क्या बनाएंगे? एसिड बनाएंगे। जैसे कि सल्फ़र के कंपाउंड जो हैं या सल्फ़र के ऑक्साइड जो हैं जब वाटर के साथ मिलेंगे तो ये बनाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड, और जब नाइट्रोजन के कंपाउंड मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। अब ये जो बारिश जब बरसेगी इन बादलों से, तो ये बादलों के साथ जो बारिश बरसेगी इसके अंदर क्या होगा? एसिड होगा। कौन कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहेंगे? एसिड रेन कहेंगे। तो एसिड रेन में क्या होगा कि इसके अंदर कौन से कंपाउंड? ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र, जो हमारे पास क्या होगा? सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये किस में मिल जाएंगे? ये हम कहते हैं कि ये बादलों में मिल जाएंगे। तो बादलों में क्या है? बादलों में है वाटर, क्लाउड्स के अंदर। इस वाटर से मिलके ये क्या बनाएंगे? एसिड। ये बना देगा H2SO4 एसिड बनाएगा, और ये बना देंगे HNO3 नाइट्रिक एसिड, और फिर इसकी क्या होगी? ये बारिश हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास रेन होगी इसे हम क्या कहेंगे? एसिड रेन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? एसिड रेन। तो एसिड रेन में कौन कौन सा एसिड शामिल है? H2SO4, HNO3। कैसे बना है कि जो हमारे पास प्लूटेंट्स थे, एयर के प्लूटेंट्स, कौन कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जब ये वाटर के साथ मिक्स होंगे तो क्या बनाएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। और जब ये एयर प्लूटेंट्स कौन से हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वाटर से मिलकर क्या बनाएंगे? नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। तो ये जो एसिड मिली हुई रेन आएगी नीचे, इसे हम क्या कहेंगे? एसिड रेन कहेंगे। और इसके बहुत ही बुरे इफेक्ट्स हैं। पहले नंबर पे हम देखते हैं किसके ऊपर इफेक्ट का सबसे ज़्यादा होगा, वो है एक्वेटिक लाइफ। एक्वा का मतलब क्या होता है? पानी। लाइफ का मतलब क्या होगा? जिंदगी। अब पानी की जो जिंदगी है उसको ये क्या करेंगे? मुतासर करेंगे। अब पानी की जिंदगी क्या है? पानी में रहने वाले जानवर। अब पानी में रहने वाले एनिमल्स कौन कौन से हैं? फिश है, फ्रॉग है, क्रोकोडाइल्स हैं, ठीक है, स्नेक्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ये एक्वेटिक लाइफ में शामिल है। लेकिन ज़्यादा इफेक्ट किससे करेगी? ज़्यादा इफेक्ट उसे करेगी जिसके अंदर गिल्स हैं, जो गिल्स के जरिए सांस लेते हैं। फ्रॉग, स्नेक, क्रोकोडाइल, ये जो है ना ये अपने लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं। जब सांस लेते हैं तो ये अपना मुंह बाहर निकालते हैं पानी से निकल के, ठीक है। लेकिन जो पानी के अंदर ही सांस ले रहे हैं, जो वाटर इनके अंदर क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा इनके गिल्स के अंदर, ठीक है। तो वो क्या होगा? हम कहेंगे कि ये एक्वेटिक लाइफ है। तो आज से तकरीबन 1200 साल पहले हज़रत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि बताएं पानी के जानवर कौन से हैं और खुश्की के जानवर कौन से हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करें कि पानी के जानवर को निकाल के कहाँ रखें? खुश्की पे रख दें। जो मर जाएंगे वो होंगे पानी के जानवर। तो अब हमें पता लग गया कि वो जानवर जो हैं जो पानी के हैं उनके अंदर क्या है? गिल्स हैं। बाकी पानी के जानवर जैसे स्नेक है, क्रोकोडाइल मैंने आपको बताया है, फ्रॉग है, इनके अंदर लंग्स है, लंग्स के जरिए सांस ले रहे हैं। तो वो तो हवा से सांस ले रहे हैं, जबकि ये पानी के जरिए ले रहे हैं, जिनके अंदर क्या होंगे? गिल्स होंगे फिशेस। अब ये एक्वेटिक लाइफ में क्या होगा कि जब बारिश का पानी आता है तो अब उसके अंदर क्या है? एसिड। एसिड मेटल्स को क्या करेगा? डिजॉल्व करता आएगा। उन मेटल में हैवी मेटल्स होंगे। उन हैवी मेटल में एक होती है एल्यूमिनियम, जो आप पढ़ेंगे किसके अंदर? 10th क्लास के अंदर, ठीक है। ये एल्यूमिनियम क्या करती है? ये जो गिल्स होंगे ना इनको बंद कर देती है।
अच्छा, अब अपनी आसानी के लिए हम क्या कह लें कि एसिड रेन का जो वाटर होगा ना, ये क्या करता है, उनके गिल्स को बंद कर रहा है। ये ऐसे जैसे हमारा नाक और मुंह बंद कर दें। अच्छा, हमारा नाक और मुंह बंद करें तो हमें क्या होगा, हम दम घुटने से मर जाएंगे, सांस नहीं आएगा हमें। अब जो फिशेज हैं उनके गिल्स भी क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं एसिड रेन की वजह से। अगर बंद हो गए हैं तो ये बेचारियाँ भी क्या होगा कि ये सफोकेशन, दम घुटने से ये भी क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो एक्वेटिक लाइफ क्या होगी, ख़त्म होगी। तो किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है, नंबर 2 पे हम कह लेते हैं ट्रीज, कि दरख्त उगे हुए। अब उसके ऊपर क्या हो रही है, ये एसिड रेन हो रही है। अब दरख्त जो हैं उनका जो एरियल पार्ट है उसमें है स्टेम और लीव्स। अब होगा क्या कि ट्रीज के अंदर जो लीव्स हैं इसके, ये क्या हो जाएगा, ये जल जाएंगे या ये प्लांट से उतर जाएंगे। अब प्लांट जो है वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस, वो किसके जरिए कर रहा है, वो लीव्स के जरिए कर रहा है। और लीव्स रहेगी किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से। तो ये जो ट्रीज होंगे ये क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रीज भी क्या होते जाएंगे, डेड होते जाएंगे डे बाई डे। तीसरी जो हमारे पास बात है वो है बिल्डिंग्स। अब बिल्डिंग में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टोन यानी मार्बल स्टोन, और क्या इस्तेमाल होगी, और इसके अंदर इस्तेमाल होगा जनाब मेटल, जिसमें ज़्यादातर मेटल में क्या आता है, आयरन ही आता है। अब ये स्टोन और मेटल यानी आयरन, ये एसिड रेन के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, केमिकली रिएक्ट कर जाएंगे। रिएक्ट करने से क्या होगा, जितना हिस्सा रिएक्ट करेगा उतना हिस्सा जो है ना वो क्या होता जाएगा, वो ख़त्म होता जाएगा स्टोन का, जिसकी वजह से स्टोन से बनी हुई इमारतें जैसे ताजमहल है, ठीक है, उसी तरह से स्टोन से बने हुए मुजस्मे, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, जैसे हमारे पास ये कायदे का मज़ार है। तो ये जो स्टोन से बने हुए हमारे पास होंगे, इनके ऊपर जब एसिड रेन गिरेगी तो ये जो मार्बल है इसका फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। चूने का फार्मूला भी क्या है, लाइमस्टोन का, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। अब ये जो हमारे पास स्टोन होगा मार्बल, ये जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसके ऊपर से उतरता जाएगा, जिसकी वजह से स्टोन से बनी हुई इमारतें और मुजस्मे क्या होते जाएंगे, डल एंड इरोडेड होते जाएंगे। मेटल के साथ भी क्या करेगा, मेटल के साथ ये फ़ौरन रिएक्ट करता है एसिड, और इसके साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो इस तरह ये भी डल और एरोडेड होते जाएंगे। अगर आप अपनी बुक देखें तो बुक के अंदर उन्होंने एक तरफ ये है ना, एक मेरे ख्याल में शेर का शायद मुजस्मा बनाया हुआ है जो कि डल हो रहा है, और एक तरफ उन्होंने रिंग बनाया हुआ है मेटल का, तो वो दिखा रहे हैं कि 3 रिंग पड़े हुए हैं उसके अंदर। तो तीनों रिंग जो है उसमें से पहला रिंग बिल्कुल ठीक है, दूसरा रिंग जो है ना एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है, वो डल एंड एरोडेड होता जा रहा है। फोर्थ बात हमारे पास आ जाती है वो है सॉइल। अब क्या कहा, एसिड रेन जो है जिसके अंदर क्या क्या मिक्स है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये चलेगी ज़मीन के अंदर। अब ये एग्रीकल्चर अगर सॉइल है तो हमने तो इसके ऊपर क्या उगानी है, फसल उगानी, तो फसलें नहीं होंगी। अब फसल क्यों नहीं होगी, इसलिए कि जो बीज है उसको एक मखसूस पीएच चाहिए क्या होने के लिए, ग्रो करने के लिए। अब एसिड आने की वजह से सॉइल की जो पीएच है ये हम कहेंगे मोर एसिडिक हो गई, न्यूट्रल होने के बजाय ये क्या हो गई है, एसिडिक हो गई। एसिडिक होने की वजह से एंजाइम रिएक्ट नहीं करेंगे और सीडलिंग नहीं होगी, तो हमारी जो ज़मीन है ये बंजर होती जाएगी। दूसरा, इसके अंदर सॉइल के अंदर होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एसिड रेन की वजह से क्या हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं और ये मर सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। ये डिकम्पोजर क्या होते हैं, ख़त्म होते जाएंगे, तो ज़मीन की जो सलाहियत है किसकी भला, अपने आप को फर्टाइल करने की, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और आखिरकार ज़मीन क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो ये 4 हमारे पास आ जाते हैं इफेक्ट किसके भला, एसिड रेन के। पहला इफेक्ट किसका है, एक्वेटिक लाइफ का। दूसरा, ट्रीज़ में लीव खत्म हो जाएंगे, बिल्डिंग में स्टोन और मेटल वगैरह, और सॉइल में पीएच और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम बात कर लेते हैं, दूसरा हमारे पास टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन। ये जो डी है ना, डी का मतलब होता है रिमूवल।
फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया? फॉरेस्ट। तो रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, या डिस्ट्रक्शन का तबाही हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अब फॉरेस्ट में होता क्या है? ट्रीज। तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अब ये क्या है कि हमें ये क्यों पढ़ रहे हैं डिफॉरेस्टेशन? जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि फॉरेस्ट जो है इसका बेनिफिट क्या है, तो हमें डिफॉरेस्टेशन समझ नहीं आएगी। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट क्या है। बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट, बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट का पहला जो है वो क्या है कि ये हमें फराहम करता है फेवरेबल क्लाइमेट। हमारे मौसमों को दुरुस्त रखने में फॉरेस्ट का बहुत अहम किरदार है। आपकी बुक के अंदर नीचे टिडबिट्स के अंदर उन्होंने बताया है कि किसी भी मुल्क में तकरीबन होने चाहिए 25% फॉरेस्ट। कितने परसेंट? 25%। और पाकिस्तान में फॉरेस्ट हैं 5%। इसका मतलब हमारा क्लाइमेट तो फिर नहीं ठीक। ये क्लाइमेट को दुरुस्त करने में कौन किरदार अदा करता है? फॉरेस्ट। और वो कितने परसेंट हो? 25%। और पाकिस्तान में कितने परसेंट है? 5% फॉरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मज़ीद दरख्त क्या करने पड़ेंगे? लगाने पड़ेंगे। दूसरा जो है फॉरेस्ट का काम क्या है? अगर फॉरेस्ट 25% हो तो ये क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं स्टॉप स्टॉर्म। अब देख रहे हैं आंधी चल रही हो, ठीक है, आंधी के सामने हम क्या करें? कोई चीज़ रख दें तो आंधी की रफ्तार क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर जंगलात लगे हुए हैं जो कि हम कह सकते हैं कि जो है सैकड़ों किलोमीटर के ऊपर फैले हुए हों, जब उसमें से आंधी गुजरेगी तो दरख्तों की वजह से जो स्टॉर्म की स्पीड है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और जब वो पहुंचेगी कहाँ तक? यानी कि बिल्डिंग्स तक, तो उसकी रफ्तार क्या हो चुकी होगी? कम हो चुकी होगी। तो इससे नुकसान क्या होगा? कम होगा। तो ये आंधियों की रफ्तार कम करने के लिए भी क्या होते हैं? इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम ये ना करें, इनको काट दें, तो जाहिर है कि आंधी भी क्या होगी? तेज़ चलेगी। तो जो लोग ये रहते हैं ना शहराई इलाके के अंदर, तो वहाँ जो आंधियाँ आती हैं बहुत तेज़ आती हैं, क्योंकि उधर कोई दरख्त ही नहीं। तो रफ्तार भी आंधी की क्या होगी? वो स्टॉर्म की तेज़ होगी। तीसरी बात जो है इसका बेनिफिट जो है ये क्या है कि ये रेन भी, बारिश बरसाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। अब फॉरेस्ट जो है ये बारिश कैसे बरसा सकते हैं? तो एक अमल है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है, कि ये जो पत्ते होते हैं ना किसके? भला प्लांट के, इसमें से हर वक्त पानी के बुखारात क्या होते हैं? बाहर निकलते रहते हैं, इसीलिए इसका साया ठंडा होता है। अब ये जो प्लांट से निकलते रहेंगे बुखारात, जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा क्लाउड्स बनेंगे, जितने ज़्यादा क्लाउड बनेंगे उतनी बारिश होगी। तो फॉरेस्ट की वजह से क्या हो रही है? वो रेन भी हो रही है। इसके अलावा फॉरेस्ट से हमें मिलता क्या क्या है? एक तो हमें लकड़ मिलती है, टिम्बर, और इससे हम क्या करेंगे? इससे हम फर्नीचर बना लेंगे, घर बना लेंगे। जैसे आप मरी में जाएं तो मरी में ज़्यादातर घर किसके बने हुए हैं? लकड़ी के बने हुए, ये टिम्बर के बने हुए। दूसरा अगर आप देखें तो हमें इससे रबर मिल रही है। रबर प्लांट जो है वो रबर पैदा कर रहा है, और इससे हमें क्या मिल रहा है? रीजन्स मिल रहे हैं, और इससे क्या मिल रहा है? गम्स मिल रही हैं, और मेडिसिन्स। पुराने ज़माने में तो मेडिसिन बनती ही प्लांट की थी। ये जो हकीम वगैरह फक्कियाँ वगैरह दे रहे हैं तो वो किसकी दे रहे हैं? वो प्लांट्स की दे रहे हैं। तो पुराने ज़माने में हमारे पास मेडिसिन थी किसकी? प्लांट्स की। तो टिम्बर, रबर, रीजन, गम्स और मेडिसिन जो है ये हमें किससे मिल रही थी? ये फॉरेस्ट से मिल रही थी। फिफ्थ जो इसका हमारे पास बेनिफिट हम कह सकते हैं आ सकता है वो ये है सॉयल ओरियन। सॉयल ओरियन ये है कि जब हवा चले
तो ज़मीन के ऊपर जो मिट्टी है ना ये उड़ के कहीं और चली जाए। जैसे ये होता है ना, क्या कहते हैं उसे, सहराओं में, या जो लोग बखर में रहने वाले हैं या खुशाब में रहने वाले, वो उन्हें पता है कि वो टीले से बने होते हैं, तो एक जगह से मिट्टी उड़ती है दूसरी जगह चली जाती है। तो जहाँ से मिट्टी के ऊपर उतर जाती है, चाहे वो किसकी वजह से हो, हवा की वजह से, जिससे हम कहते हैं कि ये एयर की वजह से आ रही है, और या फिर क्या हो कि सैलाब आए या फिर पानी हो, तो वो ऊपर वाली मिट्टी को क्या करे, बहा के ले जाए। जो ऊपर वाली मिट्टी है ना, ठीक है, जो सॉइल है ऊपर वाली, ये फर्टाइल होती है, यानी कि ज़रख़ेज़ होती है। अब ये ऊपर से उतार देंगे तो नीचे क्या है, नीचे वाली जो सॉइल होगी वो फर्टाइल नहीं होगी, तो ये क्या होगा, जो किसान होगा उसका नुकसान होगा। तो सॉइल और रेन को बचाती है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होंगी किसकी भला, ट्रीज़ की, ये सॉइल को क्या रखती हैं, पकड़ के रखती है। तो जिसकी वजह से वो उसको क्या नहीं होने देती, उसको हवा के साथ जो है वो उड़ने नहीं देती। छठी और सबसे अहम बात, कि फॉरेस्ट जो है ना, ये वाइल्ड लाइफ का जो जंगली हयात है उसका क्या है, ये मस्कन है। यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पे हम कहेंगे कि तमाम तरह के जानवर जो हैं, शेर हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, उल्लू हो सकते हैं, परिंदे हो सकते हैं, बेशुमार किस्म के जानवर जो हैं, उनका जो हैबिटेट है वो क्या है, वो फॉरेस्ट। अच्छा, हम कभी पढ़ते हैं अमेज़न फॉरेस्ट, तो वहाँ के अजीबो-गरीब किस्म के हमें जानवर मिलते हैं, तो वो उसकी बेसिक वजह क्या है, फॉरेस्ट। तो जहाँ फॉरेस्ट होगा वहाँ वाइल्ड लाइफ भी होगी, तो जहाँ वाइल्ड लाइफ नहीं होगी, जहाँ फॉरेस्ट नहीं होगा वहाँ वाइल्ड लाइफ भी नहीं होगी। तो ये तो हमारे पास बेनिफिट थे फॉरेस्ट के। तो अब आ जाते हैं डिफॉरेस्टेशन की तरफ। अब डिफॉरेस्टेशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन है रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। डिस्ट्रक्शन, तबाही ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट क्या हो रहा है, उसकी तबाही हो रही है। क्यों कर रहे हैं तबाही, अब वजह भी होनी चाहिए कि हम क्यों फॉरेस्ट जो है वो जो है हम क्या ख़त्म करते जा रहे हैं, रिमूव करते जा रहे हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि हम अपने बिल्डिंग बनाने के लिए, या हम कह लें कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे टाउन बनाना शुरू कर दें, जंगल काटें, ये टाउन बना रहे हैं। जैसे आजकल कहाँ हो रहा है, मरी के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो वो वहाँ से जंगल काट के वहाँ पे उन्होंने क्या बनाने शुरू कर दिए हैं, उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए हैं, कोई होटल वगैरह बनाना शुरू कर दिए। तो वहाँ से अब क्या होगा कि घर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी जगह पे सोसाइटी बनेगी, टाउन बनेगा, उतनी जगह से हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पहले से फॉरेस्ट मौजूद है तो उसे क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। दूसरा जो है वो है एग्रीकल्चर। तो अब क्या होगा कि जो लोग हैं वो कहें कि इन दरख्तों का हमें क्या फ़ायदा है, तो हम क्या करेंगे, इन दरख्तों को जो है ना क्या करें, यहाँ ख़त्म कर दें और अपनी फसलें यहाँ उगाएं, गंदम उगाएं, चावल उगाएं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ की ज़मीन क्या करते जाएंगे, साफ़ करते जाएंगे और वहाँ कब्ज़ा करते जाएंगे और अपनी फसलें उगाएंगे। तो एग्रीकल्चर के लिए भी हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट जो है वो तबाह करते हैं। तो बिल्डिंग के लिए हमने क्या किया, फॉरेस्ट को साफ़ किया है, एग्रीकल्चर के लिए साफ़ किया है। तीसरा जो है पॉइंट जो है कि हमें जंगल की लकड़ी बेचनी है। आपने लफ्ज़ सुना होगा टिम्बर माफिया। तो टिम्बर माफिया क्या करते हैं, वो जंगल की जो है लकड़ियाँ काट के तो वो बेच जाता है, ठीक है, और लाखों करोड़ों रुपए उससे क्या करते हैं, वो कमाते हैं। तो वो जो ज़ाहिर है कि जिन्होंने ये काम करना है उन्होंने भी किसको काटना है, वो दरख्तों को काटना है। अब दरख्त कट जाने से हम जो बेनिफिट्स थे, अब इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या होगा, जंगल कट जाने से जो पहले फेवरेबल क्लाइमेट थी ये फेवरेबल नहीं रहेगी। जंगलात की वजह से, फॉरेस्ट की वजह से वो स्टॉर्म को रोक रहा था दरख्त, और जब वहाँ दरख्त नहीं रहेंगे तो स्टॉर्म और फैलेगा।
आंधी तेज़ी आएगी, रेन्स नहीं होंगी, क्योंकि रेन किस वजह से हो रही थी, फॉरेस्ट की वजह से हो रही थी। अब फॉरेस्ट कम हो गए हैं तो रेन कम हो जाएगी या बिल्कुल नहीं होगी। टिम्बर काट लिए तो उस जगह से क्या होगा कि उतना इलाके से ये चीज़ें मिलना कम हो जाएंगी, रबर, रीजन, गम्स और मेडिसिन। अब दरख्त उतर गए, ख़त्म होते गए, तो अब जो उसकी मिट्टी है वो भी क्या होगी, हवा के साथ उड़ के जाएगी या पानी के साथ बह जाएगी, तो सॉइल अरेजन होना शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ा नुकसान, हमने दरख्त काट के दरख्त पर रहने वाले परिंदों का घर तबाह कर दिया। तो जब हमने उनका घर तबाह कर दिया तो जाहिर है कि वो वहाँ से क्या करेंगे, उनके पास दो ऑप्शन है, वो कहीं और चले जाएं, अगर नहीं जा सकते तो फिर वो मर जाएंगे। फिर हम कहेंगे ये हमारे पास कौन सी स्पीशी बन गई, एंडेंजर्ड स्पीशी बन गई, या हम कहेंगे एक्सटिंक्ट। अगर 50 साल तक वहाँ पे उस जानवर नहीं मिलता है उस टाइप का, उस स्पीशी का, तो हम कहते हैं ये एक्सटिंक्ट हो गई। तो या फिर उनकी नस्ल क्या हो जाएगी, वो कम होती चली जाएगी। तो जाहिर है कि हैबिटेट तो बहुत बड़ी है किसकी, भला फॉरेस्ट की, इसके अंदर तो बेशुमार जानवर शामिल हैं। तो जब आप काटते जाएंगे तो ये जानवर जो जहाँ रह रहे थे उनकी हैबिटेट जो है, उनका घर, वो क्या होता जाएगा, वो लॉस होता जाएगा और वो वहाँ से या तो भागते जाएंगे या मरते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, डिफॉरेस्टेशन और एसिड रेन। दोबारा ज़रा रिकैप कर लेते हैं। तो एसिड रेन किसकी वजह से हो रही है, एयर पोल्यूशन की वजह से। वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। इससे इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहले एक्वेटिक लाइफ में। एक्वेटिक लाइफ में कौन आएगा, जिनके पास गिल्स होंगे, जैसे फिशेज वगैरह, ये मर जाएंगे। ट्रीज़ के लीव्स जो हैं ये जल जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रीज़ हैम्पर्ड हो जाएंगे। बिल्डिंग जो है उसके वो स्टोन या मेटल की बनी होंगी, तो ये स्टोन और मेटल जो है ना, ये क्या करेंगे, रिएक्ट कर देंगे किसके साथ, एसिड के साथ, ये डल एंड एरोडेड हो जाएंगी। सॉइल जो है ये अब जो है ना सीडलिंग के लिए या क्रॉप्स की के लिए फसलें उगाने के काबिल नहीं रहेगी। इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन, डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। फॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट यानी कि रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट है या डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसके जो है ना बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेनिफिट इसके ये हैं कि ये क्या करेगी, ये फेवरेबल क्लाइमेट फ्राहम करेगा, फॉरेस्ट स्टॉप स्ट्रॉन्ग करेगा, रेन ज़्यादा होगी, टिम्बर, रबर, रीजन, गम, मेडिसिन मिलेंगी, सॉलिड इनकम होगी और हैबिटेट होगा ये वाइल्ड लाइफ का। लेकिन जब हम डिस्ट्रक्शन कर देंगे इस फॉरेस्ट की तो ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और डिस्ट्रक्शन क्यों हो रही है, बिल्डिंग बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और टिम्बर माफिया ऐसा कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि फेवरेबल क्लाइमेट नहीं रहेगी, स्टॉर्म ज़्यादा हो जाएंगे, रेन कम हो जाएगी, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सॉइल रेन ज़्यादा होगी और वाइल्ड लाइफ क्या हो जाएगी, ये कम होती जाएगी। तो दुनिया के अंदर किसी भी जो है ना कंट्री के अंदर कितने % होने चाहिए फॉरेस्ट, 25%। पाकिस्तान के पास कितने हैं, 5%। तो अगर इसमें आपको कुछ चीज़ जो है मालूम करनी है तो अपने जो व्हाट्सएप में आपके साइंस के टीचर एडिड हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।